नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो? मैं हूं मोहम्मद अनस सिद्दीकी। मेरे साथ मौजूद हैं आज बहुत ही सीनियर अधिवक्ता दीपक शर्मा जी। दीपक शर्मा जी के बारे में बता दूं कि ये वो शख्सियत हैं जिनके पास कई प्रदेशों के बड़े नामवर नामचीन लोगों के केसेज़ आए और उनको बाकायदा न्याय दिलवाया, जिसे कहा जाता है न्याय, न कि सेटल कराया, न्याय दिलवाया। आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दीपक शर्मा जी और बार एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी क्षितिज शर्मा जी। शर्मा जी, आपसे सबसे पहला मेरा सवाल है कि न्यायालय की भाषा में न्याय किसे कहते हैं? देखिए, न्यायालय की भाषा के अंदर न्याय वो है कि बिना किसी भेदभाव के दूध का दूध और पानी का पानी करना, और जो गुनाहगार है वो छूटना नहीं चाहिए और जो बेगुनाह है वो फंसना नहीं चाहिए। क्या मौजूदा समय में ऐसा हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। आज के समय के अंदर बहुत बुरा हाल है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है अदालत के आगे कि जो मटेरियल एक चार्जशीट की शेप में उनके सामने पेश किया जाता है, वो चार्जशीट ही एक बड़े गलत तरीके से तैयार की जाती है और बहुत मनमाने तरीके से तैयार की जाती है। क्या जो चार्जशीट तैयार करने वाले लोग हैं वो नॉन प्रोफेशनल हैं या क्या वजह है? नॉन प्रोफेशनल भी हैं और करप्शन भी है, और एक आप एक्सपीरियंस की कमी बता सकते हैं। हमें आजाद हुए आज 70 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन आज भी जो हमारे यहाँ कानून चल रहा है वो 200 साल पुराना चल रहा है। हम फॉरेन कंट्रीज की बात करते हैं, उनकी गौर करते हैं, लेकिन एक कंसेप्ट हम आज तक नहीं ले पाए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए डिफरेंट एजेंसी होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डिफरेंट एजेंसी होनी चाहिए। जब ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगी तो इन्फ्लुएंस या बायस होना उनका कम हो जाएगा। आप क्या कहेंगे क्षितिज शर्मा जी, इस पे क्या राय है आपकी? मैं दीपक भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आपको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि कौन को इन्वेस्टिगेट करेगा और कौन को नहीं, क्योंकि दिक्कत क्या है कि आपके पास टाइम 60 दिन या 90 दिन का रहता है, उस दौरान आपको इन्वेस्टिगेट भी करना और लॉ मेंटेन भी। मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस एजेंसी उसको अलग करना चाहिए। अगला सवाल है मेरा कि पिछले 2 सालों के दौरान जिस प्रकार अदालती कार्रवाई में जो फैसले आए हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? विशेषकर पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो रंजन गोगोई हैं, उनके फैसलों को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, फैसले जो भी आते हैं वो फैसले बिल्कुल ठीक होते हैं अनटिल एंड अनलेस उनको चैलेंज किया जाए। एवरी ऑर्डर इज अ चैलेंजेबल ऑर्डर, मेरी नजर के अंदर ये है। और अगर किसी ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया गया तो दैट बिकम्स द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ, एंड वी हैव नो राइट और एनी राइट टू रेज एनी फिंगर अपॉन द जुडिशियल वर्डिक्ट। जो कारावास होता है या बाल सुधार बोलते हैं, जिसको हम जेल बोलते हैं, उसमें कितने लोग सुधरते हैं और कितने लोग हार्डकोर क्रिमिनल बन जाते हैं, या उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो जो है? देखिए, सबसे जो मेरे को फनी कंसेप्ट लगता है वो यही लगता होता है कि अगर आप कभी जेल मैनुअल चेक करेंगे या जेल का मैनुअल का प्रीफेस चेक करेंगे तो जेल कंसेप्ट ही नहीं है। बेसिकली कंसेप्ट ये था एक रिफॉर्मेशन सेंटर कि लाया जाएगा यहाँ पर और उनको रिफॉर्म करके दोबारा से आम जीवन के अंदर छोड़ा जाएगा, समाज के अंदर छोड़ा जाएगा उनको, ताकि वो आम जीवन व्यतीत कर सकें। लेकिन आज के डेट के अंदर अगर हम जेल के इनसाइड की आप वर्किंग चेक करेंगे कभी, तो सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मेरी नजर के अंदर जेल से ही चलता होता है, और वो चलाने वाले और कुछ नहीं, वहां के ऑफिशियल्स होते हैं। कई बार देखा गया है कि ऑफिसर्स तो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने सब ये चीज़ पकड़ी है वो पकड़ी है, लेकिन जो बड़े नामचीन क्रिमिनल होते हैं उनको तमाम सुविधाएं वहाँ मौजूद होती हैं। या जो उद्योगपति हैं किसी क्राइम में मुलविस हो गए और वो जेल चले गए तो उनको भी सुविधाएं मिलती हैं। उपहार कांड, अंसल कांड, उनके जो मुलजिम थे उनके पास भी कई बार बरामद हुए जो बहुत सारी सुविधाएं जो क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अभी आपको जैसे बोला कि अंदर जो भी चीज होता है और जो क्राइम चलता है वो ऑफिशियल्स की निगरानी में या उनकी मर्जी के बिना नहीं चल सकता है। अंदर वो पकड़कर एक ढिंडोरा पीटते होते हैं कि हमने देखो अंदर एक ऑल ऑफ सडन सर्च करी, सर्च के अंदर हमने ये चीजें वहां पे जो बैंड मटेरियल है या ऑब्जेक्ट्स हैं या आर्टिकल्स हैं ये सीज करे, रिकवर करे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वहां पे इतनी बड़ी एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट बनाया हुआ है, डिफरेंट एजेंसीज के पास उनकी सिक्योरिटी है। आउटर जो विंग है वो एक डिफरेंट एजेंसी के पास होता है, इनर विंग एक डिफरेंट एजेंसी के पास होता है, और बिल्कुल जो उसके अंदर का जो विंग होता है जहाँ पे इनमेट्स रहते हैं, चाहे वो यूटीपी अंडर ट्रायल बिजनेस के शेप में रहते हो या कन्वर्ट की शेप में रहते हो, वो एक अलग सिक्योरिटी विंग के पास होता है। इतनी सारी वहाँ पे लेयर्स हैं सिक्योरिटीज की, उनको क्रॉस करके ये ऑब्जेक्ट्स या आर्टिकल्स अंदर पहुंचते कैसे हैं? ये तो पॉसिबल है नहीं कि कोई अंडरग्राउंड टनल बनी हुई है, अदृश्य टनल बनी हुई है जो किसी सिस्टम की नजर में नहीं आती है, और वो वहां से एक तरफ से हम जेल के बाहर से कुछ चीज डालते हैं और अंदर से वो उसको ले लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो उन लेयर्स को ही क्रॉस करके जाती हैं, जो सिक्योरिटी लेयर्स हैं, तो इनकी मिली भगत। अगर ये स्टिकनेस दिखाते गए अपनी
या अपना ईमानदारी से काम करना शुरू कर देंगे तो एक लेयर नहीं क्रॉस होती, इतनी लेयर्स तो क्रॉस करना बहुत बड़ी बात है। क्या इसके लिए किसी अन्य कानून की आवश्यकता है या संशोधन की आवश्यकता है? ना तो संशोधन की आवश्यकता है, ना कानून की आवश्यकता है। आवश्यकता है तो ईमानदारी से अपना काम करें। अभी पिछले दिनों जिस तरीके से पार्लियामेंट में कई सारे बिल आए और उनको पास किया गया, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी, और वो कानून की शक्ल उसको दे दी गई, लेकिन इस तरफ में कभी जो है सियासत के लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? सियासत के लोग कौन से ध्यान देंगे? दो चीज पक्ष होते हैं लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर, कहीं भी जहां बिल पास होता है, चाहे वो राज्यसभा में हो, एक पक्ष और एक विपक्ष। पक्ष मजबूत है, वो बिल पास करवा रहा है और वो उनको एक पब्लिक का मैंडेट मिला हुआ है, एक चुनी हुई बहुमत की सरकार है। विपक्ष बहुत कमजोर है इस समय, और कमजोर होने के साथ साथ मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि वो मुद्दों को ठीक तरीके से वहां पे सदन में पेश भी नहीं कर पाते, जिस कारण से ये बिल पास होते हैं। अगर कोई बिल जो अब विपक्ष में बैठे हुए वो अपने कार्यकाल के अंदर लेकर आए थे और अब जो पक्ष में, वो उस समय विपक्ष में था, उन्होंने उसको अपोज करा, अब वो बिल लेकर आ रहे हैं, वो पक्ष में आ गए हैं, सत्ता में आ गए हैं, तो जो उस समय सत्ता पक्ष वाले थे वो विपक्ष में आ गया, वो उस बिल को अपोज कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी हैरानी वाली बात तो ये होती है कि जब तक पक्ष में और विपक्ष में एक मत होना चाहिए। मेरी अपनी पर्सनल सोच ये है कि आपको पब्लिक का, आवाम का सोचना चाहिए, अपने पर्सनल राजनीतिक मुद्दों को या डिफरेंसेस को नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई बिल ऐसा है जिससे आवाम को, पब्लिक को फायदा होना है, तो एक होकर आपको वो बिल पास कराना चाहिए। किसी बिल से आवाम को नुकसान है, पब्लिक को नुकसान है, तो वहां पर आपको बहुत सख्त रूप से उसकी खिलाफत करनी चाहिए, जो नहीं की। एक आखिरी सवाल है कि संविधान में क्या किसी की मुठभेड़ में हत्या करना, उसका क्या प्रोविजन है? नाम पर हत्या कर सकते हैं या क्या प्रावधान है उसमें? देखिए, संविधान के अंदर तो मुठभेड़ का वैसे भी किसी की हत्या नहीं कर सकते। संविधान जो है वो जीवन देने के लिए बना है, जीवन लेने के लिए नहीं। और अगर कोई गैर न्यायिक तरीके से हत्या की जाती है तो हत्या कहलाती है और उसके लिए एक पनिशमेंट होनी चाहिए। मौजूदा समय में देखा जा रहा है कि मुठभेड़ जो करते हैं, एनकाउंटर करते हैं, उन पुलिस वालों को इनाम दिया जाता है, प्रमोशन दी जाती है, तो ये कहाँ से है और आज तक किसी ने या किसी अदालत ने सुमोटो संज्ञान क्यों नहीं लिया इस पे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर सुमोटो भी चला है, इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जजमेंट्स भी दी हैं इसके ऊपर। इसके अंदर जो बॉम्बे के अंदर एनकाउंटर्स हुए थे 1992 ब्लास्ट के बाद से, उसको लेके बहुत सारी, फिर तमिलनाडु की और उड़ीसा की, असम की, कई जगह की रिट्स थी, उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने इकट्ठे कंसोलिडेट करके इसके ऊपर डायरेक्शंस भी दी, गाइडलाइंस भी फ्रेम करी थी और जजमेंट दी थी कि एनकाउंटर के अंदर सीबीआई इंक्वायरी मस्ट कर दी थी, एसडीएम इंक्वायरी मस्ट कर दी गई थी। ऐसा नहीं है कि वो ब्लैंकेट में एनकाउंटर कोई करता जाए। प्रॉब्लम ये होती है कि जो मेरा अपना वकालत के रूप में एक्सपीरियंस है कि जब किसी का एनकाउंटर गलत तरीके से किया जाता होता है तो जो एजेंसीज होती है उसकी फैमिली को हाईजैक कर लेती होती है ताकि वो कोई पिटीशन ना मूव कर पाए, और जब पिटीशन मूव नहीं होगी तो उस पर कोई जुडिशियल ऑर्डर नहीं होगा। सेकंड, एक चालबाजी जिसको मैं कह रहा हूँ, एक गलत तरीके की चालबाजी एजेंसीज ने क्या शुरू कर दी हुई है कि जब किसी का वो एनकाउंटर करते हैं गलत तरीके से तो अपने ही XYZ एक नकली खड़े कर देते हैं और उनसे एक बहुत कमजोर तरीके की रिट फाइल करवा देते हैं। जो रिट डिसमिस होनी होती है, इतनी कमजोर रिट फाइल की जाती है कि वो डिसमिस हो जाती है। तो जो एक्चुअल के अंदर उसके अंदर विक्टिम होता है, जब वो उस रिट में जाता है तो वो आता है कि नहीं, जो ऑलरेडी हम इसको डिसमिस कर चुके हैं, हम दोबारा नहीं सुनेंगे। क्षितिज जी, आप क्या कहेंगे? आप यूथ हैं, आप बार एसोसिएशन में जो है सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं, तो अदालत के सामने कभी ये मामला लेके आए आप? देखिए, ऐसा कई बार हुआ है कि जैसे भैया ने बताया कि एक ऐसी रिट है कि ऐसी कमजोर पिटीशन फाइल कर दी जाती है जो कि आपके कॉज को खत्म कर देती है। मान लीजिए कि अगर मुझे कोई जुडिशियल इंक्वायरी करानी है तो ऐसा ही एक सिमिलर किसी आदमी से फाइल करानी है, तो सारा बनाया हुआ खेल होता है, उसके कारण जो एक्चुअल न्याय देने वाला होता है उसको न्याय देना होता है। ये थे मेरे साथ क्षितिज शर्मा जी, दीपक शर्मा जी, जो खुल के बेबाक बातचीत कर रहे थे। अगर आपको भी कोई कानूनी मदद चाहिए तो इनके नंबर जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप इनसे कानूनी मदद ले सकते हैं।